हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर से कन्वर्ट होकर योर स्टडी हो गया है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमें कक्षा 10th के चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करना। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं इसके छोटे छोटे टर्म्स को, छोटी छोटी कंडीशंस को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो स्टार्टिंग जो होती है इसके भूमिका पार्ट से होती है कि द्विघात समीकरण की क्या भूमिका है, ये क्यों लागू हुआ, ये क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी 10th स्टैंडर्ड में अभी हमने जस्ट एक चैप्टर पढ़ा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या था? द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c था। द्विघात बहुपद तक तो हम इक्वेशनों को पहले क्या करते रहते थे, हल करते रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुई, कुछ शर्तें लागू हुई, कुछ कंडीशंस लागू हुई, हमें x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ गई। और जब x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ गई तो द्विघात बहुपद का मानक रूप को हमने क्या किया कि ax² प्लस bx प्लस c तक ही रहने दिया। लेकिन x का मान निकालने के लिए हमें इसके इक्वल में 0 के बराबर करना पड़ता है, तब जाके हमारा द्विघात समीकरण क्या हुआ, लागू हुआ। इसकी पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास में द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के अंतर को बड़ी ही ईजिली तरीके से डिफाइन और अंतर को समझाया। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैं दे दूंगा, आप दोनों के बीच में अंतर जाकर जानिए ताकि आपको बेहतर तरीके से और क्लियर हो सके। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप था वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। इनको हल करने के लिए हमारा क्या आया, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यानी कि जब हम द्विघात समीकरण के मानक रूप को 0 के बराबर कर देते हैं तो जो मानक रूप हमारा मिलता है वह द्विघात समीकरण का मानक रूप मिलता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b तथा c कोई अचर पूर्णांक होते हैं एवं x कोई चर होता है। ठीक, जहां a b c कोई अचर पूर्णांक होते हैं और x क्या होता है, कोई चर होता है। यानी कि जो द्विघात समीकरण दिया है x के चर में, ये द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं एक्सरसाइज जो 4.1 का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें ये टर्म्स जानना जरूरी है। पढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। 4.1 के जो पहले क्वेश्चन को बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
यानी कि द्विघात समीकरण को देखने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि द्विघात समीकरण में जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 2 क्यों? तो 2 क्या होती है, कोई भी अगर आपको समीकरण मिलता है उसकी जो मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी जो घात होती है वही समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम इस पे देखते हैं और चेक करते हैं। कह रहा है कि x + 1 का स्क्वायर इक्वल 2x - 3। हम कभी भी द्विघात समीकरणों को बताने के लिए डायरेक्ट हल नहीं करते कि डायरेक्ट हमने देखा बोल दिए द्विघात समीकरण है, ऐसा कभी नहीं करते। हमें बताने के लिए पहले टर्म्स को, पूरी कंडीशंस को हल करना पड़ता और लास्ट में जो बचता उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर लिखा है, a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे x यानी कि a का स्क्वायर, b की जगह पे 1 b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू v के रूप में रख दिया हमने पूरा इसको। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 का 3 के साथ होगा तो प्लस माइनस का 3 दूनी 6। ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये 2x, ये 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x, 6 इस तरफ आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। ये माइनस ये प्लस कट जाएगा तो x स्क्वायर और ये प्लस प्लस जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7 = 0। देखा हमने कि यहाँ पर जो समीकरण की जो घात है वो 2 है, अतः हम ये बोल सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ठीक, ऐसे ही हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें x² - 2x इक्वल -2 और 3 - x। इसको भी हल करेंगे, डायरेक्ट नहीं देख के बता सकते कि देखा कि सर यहाँ पर 2 है द्विघात समीकरण है, नहीं। हल करेंगे पहले नंबर हम x² - 2x और -2 का जब 3 के साथ गुणा होगा तो 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस और ये प्लस, माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक है, अब ये x² माइनस का 2x, 6 इस तरफ आएगा तो प्लस और ये 2x माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा बराबर 0। अब ये x² ये माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये भी माइनस माइनस जुड़ के 4x और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो हमने देखा कि इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2, यानी कि यह भी क्या होगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तीसरे नंबर को देखते हैं हम। तीसरे नंबर पर बोल रहा है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3 ये दिया। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हल करेंगे और फिर चेक करके बताएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। x का x के साथ मल्टीप्लाई, x² x का 1 के साथ ओनली x हो जाएगा, -2 का x के साथ माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का 2x, -2 का जब 1 के साथ होगा माइनस प्लस माइनस का 2। ऐसे इसका x का x के साथ x² x का 3 के साथ तो प्लस प्लस के प्लस का 3x हो जाएगा, -1 का x के साथ माइनस प्लस माइनस का x और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब x² 2x और x हमेशा जो जोड़ते घटते हैं इक्वेशन में वो हमेशा समान घात के चर आपस में जुड़ते घटते हैं। तो यहाँ पर ये समान घात के चर है, x की पावर 1 x की पावर 1, दो में से एक या यानी कि x वो भी बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह आता है, -2। ऐसे ये x²
ये 3x में से एक x गया तो 2x बचेगा, वो भी बड़ी संख्या के साथ तो प्लस का चिन्ह और माइनस का 3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस, 2 इस तरफ आएगा तो माइनस, 3 वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने में हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया, ये माइनस का x माइनस का 2x, माइनस माइनस जोड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह आपस में हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी बड़ी संख्या 3 है, प्लस का चिन्ह बराबर 0। तो ये आगे द्विघात समीकरण, तो दिख रहा होगा सभी को, इसकी घात क्या है, 1 है। x से यानी कि जो चर है इसकी घात कितनी, 1 है, तो ये क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन को और हल करते हैं हम। ठीक है, बाकी आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिए, चौथा घर पे कीजिए, पांचवा कीजिए, छठवें नंबर को घर पे कीजिए, सातवें नंबर को हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, सातवें नंबर पे बोल रहा है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे तो a प्लस बी का क्यूब बराबर कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे x और b की जगह पे 2, 3ab कोष्टक में a प्लस b और 2x का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और 2x का जब -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये x क्यूब प्लस 8 3 6x हो जाएगा और ये x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। तो x क्यूब प्लस का 8, 6x का जब अंदर गुणा होगा तो 6x स्क्वायर, 6x का जब 2 के साथ होगा तो 6 दूनी 12x और 2x क्यूब माइनस का 2x। अब ये वाले पक्ष को हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x बराबर 0। अब ये भी x क्यूब, ये भी x क्यूब, दो में से एक जाएगा तो एक x क्यूब, वो भी बड़ी संख्या के हिसाब से चिन्ह। अब ये भी 6x स्क्वायर, सिर्फ एक ही है। इसके बाद 12x लिखा हुआ है और 2x दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, तो हो जाएगा 14x। ठीक है, और ये रहा प्लस का 8 और तो कोई पद दिए नहीं है, प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पर देखा जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ उसकी जो घात मिली वो कितना मिली, 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, आई बात समझ में। तो आप लोग इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समीकरणों को हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कोई जो इक्वेशन यानी कि समीकरण दिए हुए हैं कि भाई द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले नंबर हम उनको पूरा हल करेंगे, लास्ट में जो कंडीशन बचेगी उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी, अगर 2 मिलती है तो द्विघात समीकरण है, और अगर इसके अलावा कोई अदर घात मिलती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को। दूसरे नंबर में कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो द्विघात समीकरणों के रूप में भी हमें निरूपित करना और इक्वेशन को हल भी करना है।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल करने के लिए माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी कि 2x+1 मीटर। ठीक है, और जो भूखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब लंबाई और चौड़ाई दी रहती है किसी भी आकृति की, तो वो हमेशा क्या होती है, आयत। चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है हमारी 2x+1 और चौड़ाई कितनी है x, तो ये भी तो मीटर स्क्वायर होगा। ये भी भूखंड का क्षेत्रफल, ये भी भूखंड का क्षेत्रफल, तो प्रश्नानुसार ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर होंगे यानी कि 2x+1 इंटू एक्स बराबर 528 के x का अंदर गुणा होगा तो 2x² प्लस x बराबर 528, 2x² प्लस x 528 इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसको हल भी करना है और लंबाई चौड़ाई भी क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आपस में गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कैसे करेंगे, आपने बताया था द्विघात बहुपद में कि जो 528 यहाँ पर यानी कि अचर पद लिखा है उसका गुणा x² के जो गुणांक होता है, चूंकि यहाँ पर क्या 2, उसके साथ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1056। 1056 का जब आपस में गुणा कर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, हमने बताया था द्विघात बहुपद में कि अगर यहाँ माइनस होता है तो हमें घटा के x का गुणनखंड क्या है, गुणे में क्या x के 1, यानी कि माइनस है तो जो 1056 है उसकी गुणनखंड ऐसे करेंगे कि माइनस का चिन्ह घटा के 1 आ जाए। अगर प्लस होता तो जोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। 1056 के गुणनखंड कर लेते हैं, 5 2 8 2 6 4 2 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर 11 से कटेगा 1। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें 11 की 33 और ये 2 2 5 बार लिखा है, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि हम 33 माइनस 32 कर दें तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2x² 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x, क्योंकि प्लस का चिन्ह है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखो 33 में से 32 घटाए तो एक ही बचेगा 1x, यानी कि जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में जो बीच वाला x वाला पद बचना चाहिए। 528 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में ध्यान से देखेंगे x कॉमन निकलेगा, सिर्फ जब x कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2x प्लस का 33। ठीक है, अब यहाँ से कितना निकलेगा, क्योंकि गुणनखंड जब भी हल होते हैं जो भाग यहाँ पर बचता है वो दूसरे स्टेप में भी यही बचता है, यानी कि यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 निकालना है वो भी माइनस का, यानी कि माइनस का 16 अगर निकालना है तो 16 दूनी 32 यानी कि 2x
और माइनस माइनस निकाल लिए तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो ये प्लस हो गया। और जब इससे निकालेंगे तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर 33 बचा है इसमें भी क्या होगा, 33 ही बचेगा, बराबर 0। दोनों में 2x प्लस 33 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, निकाल लेंगे, बचेगा इसका प्लस का x, इसका माइनस का 16 बराबर 0। तो 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 33, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 33 बटे 2। इसको हल करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। ये क्या हो जाएगा, अमान। क्यों, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि इस मान को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, सही मान क्या होगा, 16। यानी कि हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई x बराबर 16 मीटर हो जाएगी, और लंबाई कितनी कह रहा है, 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई, लंबाई निकली हमारी 33 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली, 16 मीटर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को अब देखते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या होते हैं, जो क्रमशः प्राकृतिक धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं हमारे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे क्या करेंगे, अनंत तक मानते चले जाएंगे। यानी कि क्रमशः जो प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अनंत तक मानते चले जाएंगे। और प्रथम धनात्मक जो समपूर्णांक होते हैं वो होते हैं 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, कहाँ तक मानते चले जाएंगे, अनंत तक। यानी कि 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक मानते चले जाएंगे। और प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, इनफाइनाइट तक मानते चले जाएंगे। यानी कि ये हमेशा बात को गांठ बांध लेना, एकदम रट लेना कि क्रमशः प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक हमारे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 मानते चले जाते हैं। और जब समपूर्णांकी की बात करता है क्रमशः तो 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 तक मानते चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक। और प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक बोलता है तो 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 तक, यानी कि इनफाइनाइट तक मानते चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या करेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x तथा x प्लस 1। क्योंकि ये जितने भी हमने मान लिखे हैं ये क्रमागत होते हैं। क्रमागत मतलब जैसे कि हम संख्या बात करें 1 2 3 4 5 क्रम से बोला ना हमने, या फिर क्रम से बोलते हैं 10 11 12 13 14 15, ये भी तो क्रम से, या बोलते हैं 20 21 22 23 24 25, ये भी तो क्या होती है, क्रम से। यानी कि क्रमागत यानी कि क्रम से। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। ठीक है, और क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, गुणनफल 306 बोल रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1, तो गुणनफल कितना बोल रहा है, 306। तो x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 36, 306 सॉरी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब 306 के भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे।
अब गुणनखंड कैसे करेंगे, 306 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है कोई नहीं है, एक ही है, यानी कि 306 ही आएगा। और 306 के क्या करना है, माइनस का चिन्ह है, ऐसे गुणनखंड करना है कि घटा के एक्स के साथ गुणांक क्या एक, यानी कि 306 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, एक आ जाए। तो 306 के हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा और ये 17, यहाँ पर दिख रहा होगा ये 17 हो गया, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 माइनस 17 कर देंगे तो एक ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x बराबर माइनस 306 बराबर 0। प्लस का चिन्ह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, 18 माइनस का क्या कर लेंगे, 17 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा ना, माइनस का 17 पूरा पूरा निकाल लेंगे तो बच जाएगा x, है ना, x ही तो बचा ना, क्योंकि यही टर्म्स बचेगा नेक्स्ट में भी। और प्लस माइनस का निकाला ना तो प्लस, और 306 में जब 17 निकालेंगे तो 18 ही बचेगा। दोनों में x प्लस 18 कॉमन निकालिए, कितना बचेगा, x और माइनस 17 बराबर 0। तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 18। हमने बोला ना कि ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्या बोला उसने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धन बोले ना तो निगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है। और जी x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17, ठीक है। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 17, और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना बोला, 2x, x प्लस 1 यानी कि 18, यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक हमारे कितने निकला है, ये निकला है x बराबर 17 और x बराबर 18। और हमारा जो द्विघात समीकरण निकला वो निकला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 304, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। आई बात समझ में। अब देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, ठीक है। तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष पश्चात अब 3 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले समय में, यानी कि पश्चात यानी कि जो समय आ रहा है, सिंपल सी बात है। हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आज सपोज कीजिए आप 15 साल की, 18 साल होने के लिए आपको कितने वर्ष की ज़रूरत है, 3 वर्ष की। तो हम इसको क्या बोलेंगे सिंपल सी भाषा में कि 3 वर्ष पश्चात आप कितने साल के हो जाएंगे। तो बात समझ में आई कि आज आप 15 साल के हैं, तो 3 वर्ष पश्चात कितने साल के हो जाएंगे, तो समझ में आ गया होगा, यानी कि 3 ऐड करना है, ठीक है ना। यानी कि आयु पश्चात में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन पे 3 वर्ष पश्चात बोला उसने। तब रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष उनकी इसमें भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। बोल रहा था कि 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360
हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना बोल रहा है, वो 360 बोल रहा है। ठीक है, तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 29 के साथ होगा तो 29x, इसके साथ होगा तो 3x, और 3 का जब इसके साथ हो जाएगा 87 हो जाएगा, और 360। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 32x, और ये 87 माइनस का 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस घटेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 15 में से 8 जाएगा 7, तो 273। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो निकला ये तो हमारा क्या निकला है, द्विघात समीकरण। ये क्या निकला है, द्विघात समीकरण। ठीक, अब हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 273 का हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाई नहीं है। तो 273 कैसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के कितना आ जाए, 32। तो 273 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ठीक है, और फिर 13 से कट जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 थी 39 माइनस 7, क्योंकि 39 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 32। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। क्योंकि घटाते क्यों, अगर यहाँ माइनस है तो घटा के निकालेंगे, अगर प्लस होता तो जोड़ के 32 लाते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273, क्योंकि प्लस है तो यहाँ के चिन्हों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39, और इसमें से माइनस का 7 कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी x प्लस 39 ही बचेगा। और दोनों में x प्लस 39 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, इसका x और माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो करेंगे अब कैसे, x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस का 39। तो नेगेटिव तो मानेंगे नहीं, ये तो क्या हो जाएगी, अमान्य, क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है। और x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 वर्ष। तो क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में सभी को। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, एवं दूरी कितनी दी है, एवं दूरी दी गई है बराबर 480 किलोमीटर, ये तो दी गई है। तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेल को लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो दूरी तो 480 है, और चाल क्या थी, x, ये क्या निकला है, समय घंटे में। ठीक है, यानी कि जब सामान्य चाल से रेलगाड़ी जा रही है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, तब 480 बटे x घंटा लगता है। जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है,
तब रेल की नई चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात है, जब चाल में क्या करेंगे, कमी करेंगे, 480 किलोमीटर की दूरी जो तय की जाएगी उस पर क्या लगेगा, फिर और ज़्यादा समय लगने लगेगा। तब रेल द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, दूरी बटे 4 x माइनस 8। तो क्वेश्चन बोल रहा है रेल अपनी सामान्य चाल से ना जाकर अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से क्या हो, कम जाए, 3 घंटा अधिक लगता है। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये अधिक समय है ना, और ये वाला क्या होगा, कम लगेगा। जाहिर सी बात है, चाल को हम क्या कर देंगे, जब घटा देंगे तो अधिक समय लगेगा। तो पहले वाला क्या है, कम है। सपोज करो कहीं पे हम 5 घंटे में पहुंच रहे थे, चाल कम करने में 2 घंटा लग रहा है, यानी कि अंतर कितना हो गया। तो ये बोल सकते हो ना कि 5 घंटे की बजाय 2 घंटे जाने में 3 घंटा क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो दोनों के समयों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अंतर कर देंगे। दोनों के समय क्या दे रहा, अधिक वाले में से क्या कर देंगे, कम वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 480 बटे x माइनस 8, यानी कि अधिक समय, अधिक में से कम वाले को जब हम घटा देंगे तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर दे रहा वही तो 3 घंटा दे रहा, ठीक है। दोनों का लासा कितना आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है। x माइनस 8 गया तो x बचा, यानी कि 480 x माइनस, और जब x से चला जाएगा तो x माइनस 8 बचेगा, तो 480 x माइनस 8 बराबर 3, ठीक है। दोनों में 480 ऊपर कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, ओनली x, और ये x माइनस 8, नीचे का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर और माइनस का 8x इक्वल 3। 480 को हम क्या करेंगे, इसमें जब x है माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस का 8 हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3, ये गुणे में पक्षांतर में भाग में आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 18, यानी कि 160। आपस में क्या कर देंगे, फिर दोनों का कैंची गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुणे 1 हो जाएगा, और 8 गुणे 160 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक का तो गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 8x ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 8 48 1280, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब ये 1280 क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, यह भी निकला हमारा क्या, द्विघात समीकरण। अभी हमें इसको क्या करना, हल करना, और हल करके हमें क्या करना, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1280 का एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या, 1, उसके साथ गुणा करेंगे तो 1280 आएगा। 1280 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटा के 8 आ जाए, तो करके देख लेते हैं। 2 से कटेगा 220, फिर 2 से कटेगा 160, फिर 2 से कटेगा 80, को 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, ठीक है। तो ये 10 हो गया है ना, और 10 गुणे 4 40 हो गया, और ये गुणा कितना हो गया, 32। तो 40 में से जब 32 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यानी कि 40 माइनस 32 करेंगे तो बराबर 8। तो ध्यान से देखो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 10 4 40, और 2 2 2 2 2 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x करेंगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस का प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 बचेगा,
32 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x बचा ना, तो पूरा पूरा ही निकल आएगा। x माइनस 40 ये भी बच जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 40 दोनों में क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, x प्लस 32 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 40, और ये x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 32, क्योंकि चाल क्या होती है, निगेटिव तो होती नहीं है, माइनस की होती नहीं है, तो ये अमान हो जाएगा 32 माइनस वाला। तो चाल कितनी हो जाएगी, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल की जो चाल हो जाएगी, मूल चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपकी वीडियो कैसी लगती है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है।